आपको पता है दुनिया का हर देश अपने देश की हिफाजत के लिए अपने आस पड़ोस बाकी देशों की जासूसी करता है, ये जानने के लिए, देखने के लिए कि कहीं उसके देश के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रची जा रही, और इसके लिए तमाम तरीके अपनाए जाते हैं। सब कुछ खुफिया होता है। ये बात है 1965 की, और ये कहानी एक ऐसी जासूसी की है जिस पे किताब भी लिखी गई है, और इसका एक ख़तरा है जो आज इतने सालों के बाद, 35, 20, 55, 57 साल के बाद भी वो ख़तरा बरकरार है। कहानी एक ऐसे न्यूक्लियर डिवाइस के खोने की है जो करीब 75 से, कुछ लोग कहते हैं 75, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना 87, 75 या 87 साल जिसकी लाइफ है वो जिंदा रह सकता है, और इस दौरान में अगर गलती से वो कहीं पानी के जरिए निकल पड़ा तो ना मालूम कितनी बड़ी तबाही होगी। वो न्यूक्लियर डिवाइस कहाँ है, सच में आज वहीं दबा हुआ है या फिर उसका कहीं और इस्तेमाल हो गया, ये पूरी जो रहस्य है, राज है, उसी की कहानी है, जिसमें दो एजेंसियां जुड़ी हुई थी। एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और दूसरी हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB। 1965 20 मई 20 मई 1965 की बात है, जब पहली बार हमारी एक टीम ने, भारतीय टीम ने एवरेस्ट फतह किया था। दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटी है हिमालय की, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, उसको फतह किया था। और इसको लीड कर रहे थे, इस टीम को, इंडियन टीम को, कैप्टन मोहन सिंह कोहली। कैप्टन मोहन सिंह कोहली ने कई कोशिशों के बाद इस एवरेस्ट की चोटी को छुआ। हालांकि वो नेवी में थे, लेकिन उनकी इस पर्वतारोहण और पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी हसरत और कला को देखते हुए उनको ITBP में ट्रांसफ़र किया गया था। तो नेवी से थे, लेकिन 20 मई 1965 का दिन बड़ा यादगार था। तब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बाकायदा उनकी इस अचीवमेंट के लिए कोहली और उनकी टीम को पूरी बधाई दी गई थी। लेकिन यहीं से ये कहानी फिर शुरू होती है। 65 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को छुआ, चोटी को, लेकिन उससे करीब 6 साल पहले 1959 में चीन ने, तब USSR हुआ करता था, सोवियत संघ, उसकी मदद से एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था। और चीन ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो चीन का एक इलाका है लोपनोर इलाके में ये न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी या अमेरिका को भनक तक नहीं लगी कि चीन ऐसा कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है, चीन न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों ने किया था न्यूक्लियर टेस्ट, तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पूरा चकमा दिया था, तभी किया था। तो वैसे ही चीन ने किया। अच्छा, उस वक्त अमेरिका USSR के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। चीन भी अब अगर न्यूक्लियर पावर बन जाए तो फिर वो भी आंखें दिखाने लगेगा। वियतनाम वॉर अमेरिका झेल रहा था और उसमें उसको बड़ी बर्बादी हुई थी, तो वो नए दुश्मन, नई ताकत, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता था। फिर अमेरिकी सरकार को लगा कि हमारी एजेंसियों को कैसे पता नहीं कि चीन गुपचुप तरीके से USSR के साथ मिलकर न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। तो अब अमेरिका ने सोचना शुरू किया कि चीन के ऊपर नज़र रखने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए। उस वक्त बहुत सारे सैटेलाइट्स थे अमेरिका के पास, लेकिन उन सैटेलाइट से चीन की उन जगहों की निगरानी और जासूसी करना थोड़ा टफ हो रहा था। दूसरा, अमेरिका के ज़्यादातर सैटेलाइट उसके सबसे बड़े दुश्मन यानी कि सोवियत संघ की तरफ मुंह किए हुए थे, तो एक मजबूरी वो भी थी। तो अब क्या किया जाए? अभी अमेरिका इन सारी चीज़ों में उलझा ही हुआ था कि कैसे चीन को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जाए। कि 59 में न्यूक्लियर टेस्ट के ठीक 5 साल के बाद 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर दिया। अब जब ये न्यूक्लियर टेस्ट किया उसने बॉम्ब, तो अब अमेरिका के ऊपर एक तरह से बम गिर गया कि ये क्या हुआ। पहले उसने 59 में पहला टेस्ट किया था, अब तो सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब का उसने टेस्ट कर लिया। अब अमेरिका को लगा कि ये खतरा है, आगे कुछ ऐसा ना हो, इसके लिए चीन को कैसे रोका जाए, उसकी गतिविधियों पर नज़र कैसी रखी जाए। तो बड़ी उन लोगों ने अपनी माथापच्ची की। इसके बाद ये तय हुआ कि किसी ऐसी ऊंचाई की जगह पर कुछ ऐसे अपने डिवाइस लगाए जाएं जहां से चीन के ऊपर नज़र रखी जा सके कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके क्या कुछ कर रहा है। अब ये दोनों टेस्ट चीन ने अपना जो इलाका था उनका लोपनोर वहाँ किया था। अब अमेरिका ने इस दौरान में तमाम अपनी कोशिशें जारी रखी कि कहाँ से नज़र रखी जाए। एक्सपर्ट्स ने बताया कि किसी ऊंची पहाड़ी चोटी से नज़र रखी जा सकती है, लोपनोर तक जो सारी चीज़ें हैं वो पता किया जा सके। अब 65 में इधर कैप्टन मोहन सिंह कोहली माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके हैं
और 16 अक्टूबर को चीन दूसरा टेस्ट कर चुका है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी अब एक प्लान बनाते हैं। अब उनका ये था कि किसी ऐसे देश में जिसका चीन के साथ भी अच्छा रिश्ता ना हो, उसको इस सीक्रेट मिशन में शामिल किया जाए। अब वो भारत था। तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, अपनी भारत सरकार, खुफिया एजेंसी IB, इन सब के बीच में बातचीत हुई। और फिर बातचीत के बाद ये तय हुआ कि जो हिमालयन है, अपना हिमालय की पहाड़ियाँ, उसमें एक ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अगर उसके पीक पर एक डिवाइस ऐसा लगा दिया जाए जिससे कि हम चीन की हर गतिविधियों पर नज़र रख सकें तो बेहतर होगा। अब कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी पर, जो करीब 27,000 फीट की ऊंचाई पर है, अब वहाँ पे उस डिवाइस को ले जाना कैसे? क्योंकि वहाँ आप गाड़ी और इसके ज़रिए नहीं जा सकते हैं, आपको पैदल ही चलना है। पैदल चलने के लिए फिर पर्वतारोही चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। इसी दौरान में अब मोहन सिंह कोहली माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके थे। फिर उनको शामिल किया गया, फिर पूरा प्लान बनाया गया और कहा गया कि कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो कंचनजंगा की चोटी पर फिट करने हैं। अब कैप्टन कोहली तैयार हो गए, हुक्म था ऊपर से। पूरी टीम को फिर ट्रेनिंग दी गई, अमेरिका ले जाया गया। अमेरिका में वहाँ पे एक लास्का, वहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग दी गई, सारी चीज़ें बताई गई, वापस लौटे। लेकिन जब ये सारे सामान जो ले जाने थे उसका जब भार वार तय हुआ तो पता चला कि ये काफ़ी वजनी है और इसको लेकर ऊपर चढ़ना कंचनजंगा की चोटी पर बड़ा मुश्किल काम है। एक तो मौसम ख़राब कभी हो सकता है, बर्फीली हवाएं चलती हैं, बर्फ़ एक तरह से उसकी आंधियाँ चलती हैं। क्या किया जाए? कैप्टन कोहली को तजुर्बा था, उन्होंने अपने सीनियर अफसरों से कहा कि ये बड़ा जोखिम भरा काम है, मुश्किल है, हमें इसके अलावा किसी और चोटी को चुनना चाहिए। तो फिर तय हुआ कि और कौन सी? तो आखिर में नंदा देवी, जो हिमालयन की ही एक पहाड़ी, उसकी चोटी को चुना गया। कई चीज़ों को देखते हुए इस नंदा देवी की चोटी से चीन के उस लोपनोर शहर की दूरी 500 मील थी, करीब 700-800 किलोमीटर हुआ। और उस चोटी से वहाँ पे नज़र आसानी से रखी जा सकती थी और वहाँ जोखिम भी कम था क्योंकि उसकी हाइट भी कम थी। तब तय हुआ कि नंदा देवी की चोटी पर ही ये सारे डिवाइस, जो जासूसी के डिवाइस हैं, उसको फिट करना है। अब इन डिवाइस में बहुत सारी चीज़ें थी। एक जो सारी अलग अलग मशीनें थी, अब वहाँ पर ले जाकर फिट करने के बाद अब उन मशीनों को आपको चलाना था, ऑपरेट करना था जासूसी के लिए, तो उसके लिए एक जनरेटर की ज़रूरत थी। अब पहाड़ी पे, चोटी पे आप सब कुछ फिट करके तो आ गए, वहाँ इंसान तो रहेगा नहीं, तो वो कैसे? और हर महीने हफ्ते तो जाकर आप उसमें डीजल और ये भरेंगे नहीं, तो फिर क्या करें? तो इन सारी चीज़ों को, दिक्कतों को देखते हुए पहले ही CIA ने अपने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इस पर पूरी प्लानिंग की थी। इसके बाद उन्होंने वहाँ पे डिवाइस के जो पावर सोर्स हैं जिसको चलाने के लिए, वो क्या होगा, तब उन्होंने एक ख़ास थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस तैयार किया। और इस थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस में ये था कि इसके ज़रिए जो पावर सोर्स है वो दिया जा सकता है ऊर्जा के लिए। और ये एक बार फिट हो गया वहाँ तो इसकी लाइफ करीब 75 से 87 साल के बीच में है, 75 to 87 ईयर ये लगातार ऊर्जा दे सकता है। अब ये सारी चीज़ें ख़ास डिज़ाइन के तौर पर तैयार की गई थी और उस जनरेटर को चलाने के लिए, जिससे बाकी सारे डिवाइस ऑपरेट होते हैं, थर्मोन्यूक्लियर जनरेटर का उसका नाम था स्नैप 19C, सिस्टम फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर। और इसमें 4 जो रिसीवर लगे थे मैसेज लेने देने के लिए, फिर एंटीना भी था। लेकिन ये एक तरह का न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था क्योंकि इसमें ट्रिगर नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा देने के लिए उस जनरेटर को, जिससे जासूसी के बाकी उपकरण काम कर सके, ये ले जाया गया था। अब इन सारी चीज़ों में एक रॉड था और यही जो रॉड है, इस रॉड के अंदर प्लूटोनियम था जो ज़रूरी फ्यूल को पूरा करता, उसकी ज़रूरत को, जिससे जनरेटर की ऊर्जा को सप्लाई मिलती। अब उस रॉड में प्लूटोनियम 238 था, एक रेडियो एक्टिव फ्यूल। अब रेडियो एक्टिव फ्यूल न्यूक्लियर, इसका मतलब है कि अगर ये लीक हुआ या कहीं संपर्क में आया इंसानों के तो भयानक नुकसान है, जान जाएगी।
लेकिन ये था कि ऊर्जा देनी है, तो इसीलिए इस न्यूक्लियर रॉड, एक तरह का आसान भाषा में अगर कहें, ये तैयार किया गया और इसको अब जाकर उस नंदा देवी की चोटी पर लगाना है ताकि ये वहाँ से जासूसी के सारे सिग्नल भेज सके। अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस वक्त लिंडन जॉनसन, उन्होंने इस पूरे प्लान को सुना, समझा और उसके बाद इसको हरी झंडी दी। अब ये हुआ कि चीन की जासूसी करने के लिए नंदा देवी की चोटी पर जाकर इन सारे डिवाइस को फिट किया जाएगा और इसके लिए अलग अलग टीम बनाई गई। एक टीम वो थी जो ये सारा सामान लेकर उस चोटी पर पहुंचेगी, उस सामान को वहाँ छोड़ेगी, फिर दूसरी टीम आएगी जब ये बाहिफाजत सारी चीज़ें पहुँच जाएंगी और वो उन चीज़ों को इंस्टॉल करेगी, उसमें अमेरिकन भी। तो अब पहली टीम पहुँचती है जिसमें अपने मोहन सिंह कोहली कैप्टन, ये कुछ अमेरिकन और बाकी पर्वतारोही, और साथ में इन लोगों के जो थे वो ख़ास तौर पर पहाड़ पे चलने के लिए शेरबा, जो पहाड़ी होते हैं जो इन रास्तों पे ऊंची ऊंची चोटियों पे आसानी से चलते हैं। तब इन सारी चीज़ों को, सामान को लेकर ये लोग निकलते हैं नंदा देवी की यात्रा पर। और जो ये यात्रा शुरू हुई थी 24 सितंबर 1965, 24 सितंबर 1965 को नंदा देवी बेस कैंप से ये टीम रवाना होती है। और ये था लाटा, एक गांव है नंदा देवी से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहीं से ये सारी चीज़ें शुरू हुई और 7 अलग अलग फेसों में इस पूरे सफ़र को पूरा करना था और सारी चीज़ों को इंस्टॉल करना था। तो जो सामान था उसके लिए शेरपाओं को रखा गया, जो पहाड़ी पे चलने के एक्सपर्ट्स होते हैं लोकल, शेरपाओं को वो दिया गया। वो जो पूरा न्यूक्लियर जनरेटर का वो सारा जो था सामान, उसका ही वेट था 57 kg, 57 किलो के करीब। अब उन चीज़ों को ले जाना था, लेकिन उसमें ये भी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो और वो जनरेटर, अब उससे गर्मी भी मिलती क्योंकि ऊर्जा आती है। तो जो शेरपा सारे ले जा रहे थे उन सभी को एक ख़ास बैज दिया गया था, क्योंकि वो उनके शरीर से टच करके, बल्कि शरीर पर उठा कर लेके चढ़ रहे हैं और वो ख़तरनाक है, न्यूक्लियर डिवाइस है। तो उनसे कहा गया था कि जैसे ही ये बैज अगर अपना कलर बदलने लगे तो आप फ़ौरन बताना, इससे पता चल जाएगा कि रेडियो एक्टिव जो है वो लीक हो रहा है, तो जान को ख़तरा हो सकता है। तो उन सभी को ये बैज दिया गया था। अब खैर इसके बाद 24 सितंबर 1965 को एक पूरी टीम शेरपाओं के साथ इन तमाम सामान को जासूसी के, जिसके लिए जो चीन के लिए जासूसी करते, नंदा देवी बेस कैंप से निकलते हैं इसी लाटा गांव से। और अब इन्हें 7 अलग अलग फेस में चोटी तक पहुंचना है। अब चढ़ाई शुरू हुई, बीच बीच में रास्ते में लगातार जो है कैप्टन कोहली वो अपने बॉसेस के संपर्क में भी हैं, आईबी के संपर्क में भी हैं, अमेरिकन उनके जो साथ हैं वो भी साथ में हैं। अब उनका ये था कि प्लानिंग यही थी कि ये सारा सामान चौथे कैंप, 4 फेस में करना था, वहाँ पहुँचाना था और फिर रख कर लौटना था। फिर आगे के काम बाकी लोग करते हैं, क्योंकि एक बार में इतनी चढ़ाई मुश्किल थी। अब चढ़ना शुरू किए, लेकिन करीब 24 सितंबर को चले थे ये, 18 और 6 24-25 दिन हो गए चलते चलते उस नंदा देवी की चोटी पर। 25 दिन के बाद भी अभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे थे। लेकिन 18 अक्टूबर 1965 को अचानक, जब ये अभी चढ़ ही रहे थे, एक बर्फीली तूफान आया, बर्फ गिरने लगी, जो पहाड़ हैं सरकने लगे, दरकने लगे, रोशनी कम हो गई, विजिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है और एक बर्फ़ का तूफान सा आ गया। अब उसके बाद ये था कि यहाँ रुकना, तापमान, सारी चीज़ें ख़तरनाक। तो अब क्या करें इस बर्फीले तूफान में, और ये अचानक आया था और अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं थी। लेकिन अब ये था कि इस तूफान के ठहरने के बाद पता चला कि आगे जाना जोखिम भरा है। कैप्टन कोहली ने अपने अमेरिकी साथियों और एक्सपर्ट्स से सलाह मशवरा किया और फिर इन लोगों ने यह तय किया कि काम करते हैं, वापस लौटते हैं, क्योंकि आगे जाना जान गंवाना है, और फिर मौसम साफ़ होने के बाद वापस आएंगे। करीब सोचिए आप कि 24-25 दिन का सफ़र करने के बाद वापस लौटना पड़ रहा है इस तूफान की वजह से। बट लौटने से पहले अचानक कोहली के दिमाग में आया, कैप्टन साहब ने कहा कि हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब वापस जाएंगे, फिर इतना वजनी सामान ये सारा लेकर शेरपाओं और हम साथ ऊपर आएंगे, तो ये बड़ा और ज़्यादा तकलीफदेह होगा। तो एक काम करते हैं, जान हमारे ख़तरे में है, सामान तो हिफाजत से रहेगा, तो इन सामान को यहीं छोड़ देते हैं, जिसमें वो सारा रॉड, वो जनरेटर, बाकी डिवाइस। तब ये हुआ कि सबने कहा कि हाँ ठीक है, ये
और वापसी में भी आपको निकलना है, ख़तरनाक मौसम है, इतना सामान वजनी लेकर आप जल्दी वहाँ से निकल नहीं सकते। तब ये हुआ कि चढ़ाई से उतरने से पहले इन सामान को यहीं कहीं रख दिया जाए। अब कहाँ रखा जाए? तो फिर ये हुआ कि चौथे कैंप में ही, ये चौथे तक पहुँचे थे, वहीं पे कहीं छोड़ा जाए, लेकिन कहाँ? अब उन्होंने शेरपाओं की मदद से बड़े बड़े चट्टानों के बीच में दरारें ढूंढनी शुरू की। गुफा टाइप होता है, पहाड़ों पे ऐसा बहुत सारा होता है। तो उन्हें एक बहुत बड़े दरार मिले, गुफा टाइप। उन्होंने उस गुफा के अंदर वो सारा सामान जो ऊपर ले जाकर असम्बल करके फिट करना है, वो उसी गुफा के अंदर डाल दिया, रस्सियों से बांध दिया, और फिर वहाँ की निशानी विशानी ले ली और नीचे लौट आए। जब मौसम ठीक होगा तो हम वापस जाएंगे। अब वो सारी चीज़ें, वो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो रॉड में, न्यूक जनरेटर है, वो सब उसी दरार के अंदर छोड़कर नीचे आ गए। अब ये था कि इसके बाद मौसम ख़राब, फिर सर्दी का मौसम आना शुरू हो और ज़्यादा, तो अब क्या करें? तो इंतज़ार लंबा होता गया। ये लोग नीचे आए थे 18 अक्टूबर 1965 को, मौसम ख़राब हुआ था, और फिर अक्टूबर के एंड तक नीचे आ गए थे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तो जानलेवा है और इसमें जा नहीं सकते। जनवरी, फरवरी, मार्च भी आ गया। अप्रैल में बर्फ़ पिघलना शुरू होता है तो चढ़ना मुश्किल है। तो उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने इंतज़ार किया। 7वां महीने अब मई का आया। अब तारीख आ गई मई 1966। 6 महीने बाद मौसम साफ हुआ, खुला, बर्फ़ पिघल गया। अब ये लोग वापस ऊपर जाने का फिर से फैसला लेते हैं और पूरी टीम तैयार होती है। अब ये टीम, मौसम इस बार साफ था, वक्त से पहले पहुंच जाते हैं उसी चौथे कैंप पर। लेकिन चौथे कैंप पर जब जाते हैं तो सभी चौंक उठते हैं। जिस कैंप को वो छोड़ कर गए थे वहाँ का पूरा नज़ारा बदल चुका था। न वो दरारें थी, न वो चट्टान, न वो गुफा, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये वही जगह है। लेकिन उन्हें कुछ निशानी छोड़ी थी जिससे थोड़ा अंदाज़ा हुआ यही है। लेकिन सामान तो छोड़िए, जिस गुफा और जिस चट्टान के नीचे उन्होंने वो चीज़ें छुपाई थी, वो चट्टान तक गायब था। शायद बर्फीले तूफान ने उन सबको उड़ा दिया था। अब जब ये पता चला कि सामान गायब, चट्टान गायब, क्या करें? अब ये खबर दिल्ली आई, उसके बाद वॉशिंगटन पहुंची। पहली बार हवा खराब हुई। वो इसलिए कि अब पहले तो ये लगा जो टीम गई थी कि ठीक है, सामान गायब हो गया, कोई नहीं यार, चलो दोबारा ले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं दी गई थी कि एक्चुअल में जो सामान को ऊपर लेके जा रहे हैं उसमें क्या क्या खतरनाक चीज़ है। अब उसमें वो रेडियो एक्टिव रॉड था जिससे जनरेटर को ऊर्जा मिलनी थी, और वो एक न्यूक डिवाइस था, न्यूक्लियर डिवाइस। अब जब ये पता चला सामान गायब है तो CIA को इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा था। वहाँ की सरकार को पता चला, फिर अपने यहाँ सरकार को पता चला। अब जब पता चला तो हड़कंप मच गया। उसकी वजह ये थी कि कहा गया कि जो डिवाइस है, अगर वो गलती से वहाँ से निकल कर इसी तूफान में पानी तक पहुँच जाए, और गंगा नदी है, तो अगर ये गंगा के रास्ते, मतलब पानी के रास्ते गंगा तक पहुँच जाए, और गंगा आपको पता है कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, पूरे नॉर्थ इंडिया में पानी का एक सबसे बड़ा स्रोत है हमारा, तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि लाखों लोगों की जान चली जाएगी उस रेडियो एक्टिव की वजह से। अब जब ये पता चला तो ये हुआ कि एक न्यूक्लियर हादसा हो सकता है इस देश में बहुत बड़ा। अब सभी के होश उड़ा दिए। अब सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये अगर बात फैल गई लोगों तक, मीडिया तक, तो क्या होगा? हड़कंप मच जाएगा, दहशत फैल जाएगी। उधर चीन को पता चल गया कि ये सारी साजिश हमारे खिलाफ हो रही थी और उसमें अमेरिका का साथ भारत दे रहा था, तो वो तो वैसे ही पहले से तिल मिला के बैठा हुआ था। वो उल्टा हमसे और पंगा लेता, हमला भी कर सकता था। तो हर तरफ से, एक तो अपने देश के अंदर लोगों के गुस्से को झेलना होता, चीन से उधर अलग दुश्मनी और बढ़ जाती, और इधर लोगों की जान भी खतरे में। अब क्या करें? तो अब ये तय हुआ कि नहीं, उस डिवाइस को किसी भी तरह से ढूंढा जाए। अब उस डिवाइस को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, बहुत सारी टीम, कई साल लगा दिए, लेकिन वो मिली नहीं। वो न्यूक्लियर डिवाइस कहाँ गई नहीं मालूम। इस दौरान में अब उधर अमेरिका की जो अपनी जिस मकसद से उसने उस डिवाइस को वहाँ तक ले गया था जासूसी के लिए, वो उस मकसद में फिर भी लगा रहा। और आखिर CIA की इस कोशिश के बाद उन्होंने 2 और ट्राई किया इसी नंदा देवी पर, और 2 और कोशिश के बाद उन्होंने उस डिवाइस को वहाँ फिट कर दिया जिससे चीन के ऊपर नज़र रख सके, उनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम की जासूसी कर सके। तो नंदा देवी की पीक पर पहुँचा दिया बाकी के 2 कोशिशों के बाद। लेकिन उसमें फिर 4 महीने के बाद खराबी आ गई थी, उसके फ्यूल और बाकी चीज़ों में वो बंद हो गया।
अब उसको ठीक करने के लिए फिर दोबारा टीम गई। फिर इसके बाद सोलर डिवाइस का इस्तेमाल किया गया न्यूक की जगह पर, ताकि कोई रिस्क ना हो। और इसी शर्त पे फिर भारत सरकार ने इजाज़त भी दी थी कि आप सोलर का इस्तेमाल करें। इस डिवाइस से कई सालों तक फिर CIA ने चीन के परमाणु प्रोग्राम की जासूसी की। लेकिन आज मतलब करीब 34, 20, 54 और 2 56 साल हो गए हैं, आज भी वो न्यूक डिवाइस कहाँ है? क्या वो नंदा देवी की पहाड़ियों में, बर्फीली पहाड़ियों के नीचे कहीं दफन है या कहीं और है? जब भी हिमालय दरकता है, उत्तराखंड से आपने देखा होगा, ये उत्तराखंड का ही पार्ट है, तो ऐसी तबाही आती है तो एक दहशत आज भी जिन लोगों को मालूम है वो ये दहशत डराती है कि कहीं इस तूफ़ान में, इस बर्फीली तूफ़ान में पानी तक वो डिवाइस ना पहुंच जाए, जिससे ना मालूम कितना नुकसान होगा। हालांकि ज़्यादातर लोगों का मानना है, इस पर 2 थ्योरी है आज भी। एक ये है कि वो अब भी नंदा देवी की बर्फीली पहाड़ियों के नीचे दफन है वो डिवाइस। दूसरी थ्योरी ये है कि अमेरिका के जाने के बाद भारत ने अपनी तरफ से उसकी काफ़ी खोज की कोशिश की, और ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये कहा जाता है कि शायद भारतीय खोज दल ने उस डिवाइस को ढूंढ निकाला। और ये भी कहते हैं कि चूंकि उसमें प्लूटोनियम, एक न्यूक डिवाइस था, उसको ढूंढ निकाला, और बाद में जो भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया पहला, शायद उसमें उसका इस्तेमाल किया, उसका कुछ हिस्सा काम आया, और उस न्यूक टेस्ट में वो चीज़ इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये खबर कंफर्म नहीं है, बट हाँ, इसको लेकर आज भी 2 ही थ्योरी है। एक कि वो न्यूक डिवाइस जो अमेरिका का था, नंदा देवी की पहाड़ियों में कहीं दफन है, मिला नहीं है, और दूसरा कि भारत सरकार को मिला और उसका इस्तेमाल हो चुका है। अब दोनों में से कौन सी बात सच है, दावे से कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये बहुत ही क्लासिफाइड चीज़ें हैं। तो ये थी एक न्यूक डिवाइस के खोने की कहानी, एक पड़ोसी देश की जासूसी की कहानी, और उस डिवाइस की कहानी जिसका आता पता आज भी इतने सालों के बाद नहीं है। तो कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज चावल कार्तिक का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चावल। और दरबी संतोष जी ने भेजा हैदराबाद से। विपुल अग्रवाल मुरादाबाद से, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विपुल। सुजीत एंड अजीत संगम, दोनों टीन हैं, जुड़वा भाई हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो हैप्पी बर्थडे सुजीत एंड अजीत, आप दोनों को हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, आप दोनों की जोड़ियाँ यूं ही सलामत रहे भाइयों की। और स्वरूपा एंड सन्विका ने भेजा है। इसके अलावा अक्षय चौहान और काशी चौहान, ये दोनों चाचा भतीजे हैं, इन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आज ही है। तो हैप्पी बर्थडे अक्षय और काशी, आप दोनों को। इसके अलावा कीर्ति तिवारी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कीर्ति। ये कटनी मध्य प्रदेश से हैं। और दिवाली सनोदिया ने भेजा है, ये उनकी दोस्त है। साथ ही उत्कर्ष चौधरी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे उत्कर्ष। और धर्मेश मलाब ने भेजा है। सुहेल तनवीर का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुहेल। और ये अब्दुल खालिक ने भेजा, असम से, उनके बेटे हैं। सलमान अली का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सलमान। और शबनम, नेहा, अफान, मुसद्दिक, अयान, मुशब्बिर, इन सब ने मिलकर भेजा है। साथ ही जयेश गवालानी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जयेश। जिक्रा अहमद, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जिक्रा। और सफ़ी अहमद ने भेजा है। साथ ही तरन्नुम, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तरन्नुम। और सद्दाम ने भेजा, उनकी वाइफ हैं ये। नरेश भाई गबानी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नरेश भाई। और रवि ने भेजा है। इसके अलावा अब्दुल बातिन इलाहाबाद से, यानी आज के प्रयागराज से हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अब्दुल बातिन साहब। साथ ही हिमांशी सभरवाल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हिमांशी जी। और अमन वर्मा जी ने भेजा, उनकी पत्नी है। इसके अलावा पीयूष भाल से, इंदौर के पास एक जगह है, वहाँ से हैं ये। इन्होंने बड़ा अच्छा खूबसूरत सा मेल लिखा कि इनके सपने में मैं आया था। एंड थैंक यू सो मच आपके इस प्यार भरे मेल के लिए। आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, खूब तरक्की करें। अश्वनी राठौर एक कहानी की फरमाइश की है। प्रफुल्ल लाल हैं, थैंक यू सो मच प्रफुल्ल आपके मेल के लिए। अनिल शर्मा हैं, इनका एक सवाल है कि भारत में केस कब बंद होता है अगर वो अनसुलझा हो तो। जैसे बहुत सारे देश में 20 साल 25 साल के बाद अगर वो केस खुलता है, मुजरिम पकड़ा जाता है, तो फिर उसके ऊपर ना मुकदमा चलता है ना जेल होती है, क्योंकि वो एक टाइम जो पीरियड फिक्स है, इस 20-25 साल के अंदर सॉल्व हुआ तो हुआ, नहीं तो वो आज़ाद। अपने देश में ऐसा कुछ नहीं। अपने देश में मतलब जब से आज़ाद, आप ऐसे मान के चलिए कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, अगर 16 अगस्त 1947 को कोई केस हुआ और वो आज भी अनसुलझा है, तो अभी भी अगर वो केस सुलझता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कोई हमारे यहाँ टाइम
फिक्स नहीं है किसी केस को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा विनय सिंह ने कहानी की फरमाइश की है। अक्षय भारद्वाज है, थैंक यू सो मच अक्षय, और आपसे कोई नाराज़गी नहीं। साथ ही कुमकुम, इन्होंने एक सवाल लिखा है कि मैं भी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, स्टोरी टेलर बनना चाहती हूँ, कुछ आइडिया दीजिए, सुझाव दीजिए। कुमकुम जी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुद पता नहीं है कि ये कैसे सुनाई जाती है। मैं तो सिर्फ आता हूँ, बैठता हूँ और बकबक करना शुरू कर देता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि 2 चीज़ें होती हैं, एक कहानी सुनानी और एक कहानी पढ़नी। जो हम लोग घर में माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी से सुनते हैं, तो अक्सर वो हम जब सोने जा रहे होते हैं, लेटे होते हैं, तो हमारी नानी दादी या माँ बाप हमें कहानी सुनाते हैं और फिर हम सो जाते हैं। तो वो कहानियाँ वो हाथ में स्क्रिप्ट लेकर नहीं सुनाते, क्योंकि वो शायद वैसे सुना भी नहीं पाएंगे। तो सेम वैसी है, कहानी कोई भी हो वो आपके जहन में और दिमाग में होनी चाहिए। उसकी हर चीज़, हर बातें, हर फैक्ट्स, और उन सारी चीज़ों को जब आपके जहन में आ गई, एक बार दिमाग में घुस गया, फिर अब आपके जो बोल हैं उस कहानी को उसी तरीके से शुरू करेंगे। लेकिन कहानी का एक पैरामीटर होता है, कहाँ से शुरू, कहाँ बीच में, कहाँ ख़त्म हो, तो वो लय नहीं टूटनी चाहिए। दूसरा, हाँ, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें नाम है, एड्रेस है, तारीख़ है, बहुत सारे नाम हैं, तो इंसान याद नहीं रखता। जैसे मैं बहुत सारा, आप लोगों ने कई बार पूछा भी होगा कि ये जो कागज़ लेकर बैठता हूँ, तो इस कागज़ में कहानी नहीं होती है, इस कागज़ में ख़ास चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे डेट, नाम। तो कहानी का तारतम्य होना चाहिए, आपको पूरी कहानी मतलब जहन में होनी चाहिए, उसकी हर बातें, और फिर जिस तरीके से आप बोलते हैं, सुनाते हैं, वैसे ही आप सुनाएं। लेकिन हाँ, मैं फिर वही कहूँगा, कहानी सुनाने में और कहानी पढ़कर सुनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो कोशिश यही कीजिए कि जो भी कहानी आप सुनाएं वो पढ़ कर ना सुनाएं, बल्कि आप पढ़िए ज़रूर, रिसर्च कीजिए, अलग अलग जगहों से ढूंढिए, तलाशिए, और उस कहानी को इतनी बार आप पढ़िए कि फिर आपके वो दिमाग में रच बस जाए। फिर आप जब बैठें तो आपको कागज़ के पन्नों की तरफ देखने की ज़रूरत भी ना पड़े, और अब धारा प्रवाह फिर सुनाती जाए। तो वही है कि बोलने में और सुनाने का जो फ़र्क है, बस उसको पकड़ लीजिए, बाकी सब कुछ ठीक होगा। ऑल द बेस्ट कुमकुम जी, और जब आप सुनाएं तो मुझे बताइएगा, मैं सुनूंगा ज़रूर। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।